हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं रितु आप सभी का फिलर फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड गुड आफ्टरनून। चलिए सभी आ चुके हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं सब? ओके, प्रतीक्षा लिख रही है मस्त है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मस्त ही रहिए और एग्जाम भी बहुत अच्छे से आप लोग का हो, उसमें भी आप लोग मस्ती से करिए एग्जाम भी। ठीक है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रोहित, माही, प्रतीक्षा सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए क्लियर है या नहीं है, तब फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके ठीक है। चलिए प्रियंका बोल रही हैं यस मैम। ओके ठीक है। चलिए फिर थोड़ी सी जानकारी जो हम फिलर फॉर्म के बारे में एवरीडे देते हैं उसके बारे में बता देते हैं। फिलर फॉर्म की हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये सारे टीचर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं और मेरी जो होती है 3 PM to 4 PM एवरी मंडे टू सैटरडे CDP की क्लास। ठीक है, राधे राधे संध्या जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स लाइव क्लासेस में आइए और सामने जब क्लास को सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा चलिए ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आंसर करेंगे तो आपके ही डाउट्स क्लियर होंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो हम आज PYQ करेंगे। जो आपका 2011 जून का है पेपर, उसको सेकंड पेपर को करेंगे आज हम। फर्स्ट पेपर करा चुकी हूँ, मैक्सिमम जो भी मुझे PYQ मिलता जा रहा है मैं आपको कराते जा रही हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन वाले जितने आपके हुए थे 2021 में और 22 जनवरी तक, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। गुड इवनिंग राम परवेश जी, आराधना, सविता समर, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग स्टार्टिंग से जुड़ जाएंगे तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आप अपने आप को मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ना। इवोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके अभी से जो प्रैक्टिस हो ना वो अच्छे से बनी रहे और आगे भी एग्जाम में जाके अच्छा आप कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका कि आपको 150 क्वेश्चन करने हैं तो कितनी जल्दी वो आपके सॉल्व हो जाए। तो सभी से बस मेरी वही रहती है कि आप स्टार्टिंग से जुड़े रहिए और एंड तक पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ये आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज जो क्वेश्चन करेंगे और जितने लोग आप लोग सही करते जाइएगा उसमें प्लन बस 1 मार्क ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी रेडी हैं? तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, और जहाँ आपको डाउट होता है आप क्लास में भी पूछ लीजिए, क्लास के बाद में भी पूछ लीजिए। कुछ लोग के बाद में मैंने कमेंट देखा कि मैम क्वेश्चन फिर से चेक कर लीजिए, तो मैं खुद सॉल्व करती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। मैं मैक्सिमम मेरे सही रहते हैं और मैं इसका रीचेक भी करती हूँ जाके कि क्वेश्चन जितने मैंने किए हैं सब सही है या फिर नहीं। ठीक है ना, तो मैं 2 3 बार हर क्वेश्चन को रीचेक करके आती हूँ। किसी किसी में ही डाउट ऐसा होता है जो गलती से हो जाता है या आपके मेरे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तब वो आंसर गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, अत्यधिक बुद्धिमान है, परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, पार्श्व सोच और समस्या को हल करने में अच्छा है।
A creative learner refers to one who is very talented in drawing and painting, highly intelligent, capable of scoring consistently good mark in test, good letters thinking and problem solving. आंसर करिएगा सभी क्वेश्चन फर्स्ट का। और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, इसीलिए आपके लिए ये क्लॉक लगा हुआ है, तो सभी आंसर अपने टाइम में ही करिएगा। ओके, आंसर आने शुरू हो गया है, वेरी गुड। बिल्कुल, माही ने जो आंसर किया है आपका फर्स्ट का फोर्थ ही सही है। क्या कि लर्नर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बहुत अच्छा करता हो ना, वो जो होता है वो क्रिएटिव लर्नर होता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा, ठीक है। ड्राइंग और पेंटिंग करने वाला प्रतिभाशाली वो तो एक अलग ही हो गया ना, किसी एक विशेष क्षेत्र में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अत्यधिक बुद्धिमान होना ऐसा वो भी नहीं है कि अत्यधिक बुद्धिमान है तो वो हर चीज में टैलेंटेड ही होगा, लेकिन जो आपके क्रिएटिव लर्निंग की बात हो रही है, जो कई तरीके से सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी सोच हर लोगों से बिल्कुल अलग होती है, कई तरीके से उनको सोचना, हर चीज का एक निष्कर्ष निकालना वो होता है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो डी होगा, ठीक है। हाँ, जिन्होंने डी आंसर किया है, सबिता ने बहुत अच्छा किया, +1 इन्होंने ऐड कर लिया, तो जिसने भी डी आंसर किया है आप +1 ऐड कर लीजिएगा अपने नंबर में, ठीक है। और चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो चीटिंग करेगा फिर नेक्स्ट डे में उसका एक मार्क जो सही क्वेश्चन होगा उसमें कट कर लूंगी। जिसने जो आंसर किया अपने आंसर पे ही रहना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जर्नल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास का अनुक्रम, विकास के लिए सामान्य क्षमता, ठीक है। वेरी गुड प्रतीक्षा, सविता, आराधना सबने अपने +1 कर लिए, वेरी गुड। तो जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस की बात हो रही है ना कि प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो वो किस में अलग होंगे, विकास की दर में होंगे, ठीक है। वृद्धि और विकास की दर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत दे दिया है, इसलिए आंसर हमारा ए नहीं सही होगा, हमारा जो आंसर होगा सही वो 2 होगा, ठीक है। विकास की दर में अलग होते हैं, ठीक है। सभी का ए आया आंसर, बट ए नहीं होगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पे नहीं, विकास की दर में अलग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय साधन है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभा में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों के पास कोई सामान्य गुण नहीं होते हैं, ना ही वे सामान्य लक्ष्यों को साझा करते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। एक विषम कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। माही का 0 है। ओके माही, क्या हो गया? एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट सभी लर्नर्स क्या है, यूनिक है। किस चीज में वो यूनिक है, आंसर करिएगा। नो टू लर्नर्स आर लाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर common goals. A common curriculum for all learners is not possible. It is impossible to develop the potential of learner in the heterogeneous class. रोहित कह रहे हैं सी। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है यानी यूनिक है। यूनिक किस चीज में है, किस मीन्स में वो यूनिक है? तो जो हमारे लर्नर्स है, सभी सभी को पता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होंगे, कई चीजों में डिफर होते हैं, तो वो किस चीज में होते हैं? तो जो शिक्षार्थी होते हैं वो होंगे, उनकी क्षमताओं में अलग होंगे, रुचियों में अलग होंगे, प्रतिभा में भी अलग होंगे, जो इनकी क्वालिटी होगी वो सेम नहीं होगी, इसलिए वो यूनिक है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो 1 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अद्वितीय साधन है कि
उनकी क्षमताओं और रुचियों में जो यूनिक है, इसका मतलब है कि किस चीज में यूनिक है, क्यों वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभा में वे समान नहीं होते हैं, इसलिए वो यूनिक हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि सभी ने आंसर जो किया था। हाँ, अभी को थर्ड का प्रतीक्षा, प्रियंका और आराधना, माही, आपने ए आंसर किया है। अभी किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? हम यूनिक क्यों हैं? क्योंकि हम दूसरे से अलग हैं। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। अगर डाउट हो तो फिर बता देना। ठीक है, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। नकल की भूमिका पर केंद्रित दुनिया के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण के निर्माण में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। याद करने के माध्यम से जानकारी और परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। हाँ बिल्कुल, जो चीटिंग करेगा उसका माइनस कर हो जाएगा, वो अपना एक नंबर माइनस करेगा। मैंने देख लिया किसने किसने अपने आंसर चेंज किए थे। फोर्थ का बी बोल रही हूँ, वेरी गुड माही। यस, सबिता का है। बहुत अच्छा, आराधना ने भी कहा बी। हाँ हाँ, जब बी सभी का आ रहा है, जब समझ लीजिए सबका आंसर एक जैसा आ रहा है, तो वो आंसर सही होने के बहुत चांसेस है। ये नहीं कि जो पहले में सभी ने ए आंसर किया था बट गलत था। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, माही ने चेंज नहीं किया था, चलिए। और जिसने चेंज किया मैंने उसको देख लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट। ऐसा करिएगा सभी। और जितने लोग सही करते जाए अपने मार्क्स प्लस करते जाए, -3। रोहित ओके, रोहित बोल रहे हैं 5 का बी। यस, हाँ, बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि अवधारणा जो डेवलपमेंट होगा वो किस में होगा? मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। हाँ हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो सभी के +1 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिएगा। और किसी को कोई डाउट होता है क्या? अभी तक के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हुआ क्या कि ये क्वेश्चन मैंने गलत आंसर बता दिया? अगर हो तो प्लीज कंफर्म कर देना, मैं भी जान जाऊंगी कि उसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक, चलिए। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, गतिशील या फिर स्थिर। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक। चलिए, वेरी गुड। सबिता +3, राम परवेश +2, प्रतीक्षा +4, रोहित +2, माही। माही का भी तो स्कोर बन गया होगा माही। ओके, प्रियंका कुमारी 6। ओके, रोहित बोल रहे हैं 6 का ए। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था तो मैंने बताया था कि आनुवांशिकता क्या होती है? स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। यानी जो हमारे गुण माता पिता से जो मिल जाते हैं, जो बच्चे में हस्तांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता से जो हमारा कलर कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमारा हेयर होता है, हमारी आईज होती है, ये जो हमें मिल जाती है, क्या हम इसको अपने इन्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं? प्लास्टिक सर्जरी करा के चेंज करेंगे ना, अपने आप से तो चेंज होगी नहीं वो चीज।
तो वो क्या होती है, अनुवांशिकता जो हमारी होती है स्टैटिक होती है, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। सभी को पता है कि वातावरण चेंज होगा तो विकास और डेवलपमेंट जो होगा वो हमारे उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे फिजिकली जो भी चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिल जाती हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं नेचुरली। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 का डी होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है, हाँ। चलिए, तो जिन्होंने सही आंसर किया है उसके आंसर +1 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे तीव्र और महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, प्रारंभिक बचपन के दौरान या फिर वयस्कता के दौरान। द मोस्ट इंटेंस एंड आपका हो गया कर सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एडोलसेंट, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड या ड्यूरिंग एडल्टहुड। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। ओके, माही +5, राम परवेशी +3, प्रतीक्षा +5। ओके ओके, 7 का आंसर करिएगा सभी। स्मिता दुबे बोल रही हैं 7 का बी, माही बोल रही हैं बी। यस, तो जो सबसे कहेंगे क्रूशियल होता है सोशलाइजेशन के लिए वो हमारा होगा एडोलसेंस। बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने नहीं कहूंगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा एडोलसेंस होगा, यानी महत्वपूर्ण जो सामाजिकरण होगा वो हमारा किशोरावस्था में होता है, क्योंकि उस समय बच्चे की समझदारी, वो चीज कहेंगे ना, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं। तो उस समय जो सोशलाइजेशन होगा वो सबसे अच्छा और बेटर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षार्थियों को पहले से सीखी गई चीजों को याद करने या याद करने में मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी कक्षा निर्देश के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना सीखने को बढ़ाता है। यह पुराने पाठों को संशोधित करने का एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखने को मजबूती मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करिएगा। शिक्षार्थियों को पहले से ही सीखी गई चीजों को याद करने या याद करने में मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा +6, राम परवेश +4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा सभी। 8 का बी बोल रही हैं सबिता, माही, प्रतीक्षा। ओके, यस, तो क्या है, रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द पीरियड नॉलेज इनहेंस लर्निंग। हाँ बिल्कुल, जो भी पूर्व जानकारियां होती हैं वो नई जानकारियों को संबंधित करके ज्ञान अर्जन करने का अच्छा चीज होता है। उससे क्या चीज होती है, लर्निंग हमारी अच्छी होती है। ठीक है, हाँ, तो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू अबाउट 2 ईयर एज जो है आपका, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। किस तरह से वो अच्छे से सीखते हैं, बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कंप्रोहेंडिंग नेचुरल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, बाय अप्लाइंग न्यू एक्वायर्ड नॉलेज फॉर ऑफ लैंग्वेज। इंद्रियों का उपयोग करके, तटस्थ शब्दों को समझ करके, एक अमूर्त तरीके से सोचने से, भाषा को नए ज्ञान अर्जित लागू करने से। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करिएगा। यस, माही का आंसर आ गया है 9 का ए। मीला कुमारी बोल रही हैं 9 का ए। ओके, हाँ, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज, उसका नाम ही है, तो वो इंद्रियों के उपयोग के द्वारा ही सीखता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने इसके लिए। चलिए, प्याजे की थ्योरी में अभी मुझे लगता है मोस्टली सभी आंसर सही ही करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। और सभी को पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए। प्याजे, कोहलबर्ग, ले वाइगोट्स्की से तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये सब पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नंबर आपके क्लियर रहेंगे, सब पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे से इस पे नंबर ले सकेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए,
आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पे निर्भर करता है, किससे जुड़ा हुआ है? सीखने की कौन सा सिद्धांत है? संज्ञेय, विकासात्मक, व्यवहारवादी या निर्माण? Theory of learning which totally and only depend on behavioral behavior is associated with dash theory of learning. अभी मैं सबके नंबर माइनस करने वाली हूँ, सभी ने एक ही आंसर किया है, सभी के एक एक नंबर माइनस हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? जो अवलोकन योग्य यानी व्यवहार का केवल अध्ययन करते हैं, जो व्यवहार के बारे में बातें करते हैं, वो कौन होंगे? व्यवहारवादी होंगे। इन्होंने बोला कि व्यक्ति के व्यवहार को देख के हम जो अध्ययन करते हैं, वो हमारा होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। ठीक है ना, कि उसके ओनली बिहेवियर को देखकर हम उसके बारे में निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी के नंबर माइनस कर रही हूँ। ठीक है, व्यवहार आ गया, व्यवहारवादियों से ही रिलेटेड होगा, जो केवल इन्होंने अवलोकन के आधार पे व्यक्ति के जो भी वो करता है उसको देख के ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में एक डिसीजन मेक करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, वॉटसन हो गए, ये हो गए, ये लोग क्या करते हैं? व्यवहारवादी में आते हैं। ठीक है ना, सभी के नंबर नंबर माइनस हो गए। ठीक है ना, व्यवहारवाद से भी पकड़ लेते हैं आप लोग कि व्यवहारवाद के बारे में हो रहा है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात भी नहीं हुई, विकासात्मकता की भी बात नहीं है और निर्माण की भी बात नहीं हुई है। ठीक है ना, सभी ने एक दूसरे का देख के बस फटाफट आंसर करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्मिता आपने भी पहले डी बताया था। ठीक है ना, मैं सबके आंसर देखती रहती हूँ कौन क्या आंसर कर रहा है। ठीक है, अभी आपने सी किया है। ठीक है, चीटिंग नहीं करना। यहाँ चीटिंग चल जाएगी बट एग्जाम में आपको ऑनलाइन खुद देना है। आप जो करके आओगे आपको पता रहेगा। ठीक है ना, वहां पे ना मैं चेक करूंगी ना और कोई चेक करेगा, आप अपने आप को खुद ही चेक कर लोगे वहां पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गुड आफ्टरनून प्रिया। ओके, मैंने देख लिया था। ठीक है, वही तो मैं जो इरेज करके करता है ना मुझे फट से दिख जाता है। आराधना बोल रही है 3 रॉन्ग हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं तो बोलती हूँ यहाँ आप गलती करोगे तो आप एक नई चीज सीखोगे। ठीक है ना, तो उसके लिए ना सॉरी फील होने की जरूरत है और ना ही चीटिंग करने की जरूरत है। जो हो आप उसको एक्सेप्ट करो, देखो और अपनी गलती को रियलाइज करो और खुद वहीं पे करेक्ट करो, तो वो ज्यादा सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को किस रूप में देखा जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, स्कूली जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन में, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता के लिए एक चुनौती, एक कारक जो स्कूली जीवन के शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है। यस, सभी कह रहा हूँ क्योंकि सभी ने एक दूसरे को नकल मार के आंसर करी है। सविता बिल्कुल फेयर है, अभी सही हो गई, 6 में से 1 माइनस कर दिया। नहीं, यहाँ पे व्यवहारवाद के बारे में बात हुई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बात हुई थी, अवलोकन दिया था ना, यानी हम ऑब्जर्व करके उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए 11 के लिए आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो स्कूली जीवन में क्या करेंगे? रिसोर्स ऑफ इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। ठीक है ना, विविधता को हम स्कूल में एक रिसोर्स के रूप में अपनाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। रचनात्मकता उत्तरों की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न में सामग्री आधारित प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न, एक अत्यधिक अनुशासित कक्षा। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन या हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। प्रिया बोल रही है सी।
माही बोल रही हैं। ओके, करेंगे तो एग्जाम में कौन हेल्प करेगा नकल करने में? चलिए 12 का सी कर रहे हैं सब, बिल्कुल सही कर रहे हैं आंसर, कि ओपन एंडेड प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? यानी एक प्रश्न के संभावित कितने उत्तर हो सकते हैं उसको हम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ए आंसर नहीं होगा, इसका जो होगा सी होगा, यानी थर्ड, थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओपन एंडेड प्रश्न यानी एक प्रश्न के कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं, उस तरह के प्रश्न रचनात्मकता उत्तरों के ज़्यादा होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है ना? तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को सीखने में अंतराल का निदान निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। उचित उपचारात्मक उपाय, गहन ड्रिल और अभ्यास, सभी पाठों का व्यवस्थित संशोधन, शिक्षार्थियों और माता-पिता को निष्कर्षों की रिपोर्ट करना। ठीक है? Diagnosis of the gaps in the learning of students should be followed by appropriate remedial measure, intensive drill and practice, systematic revision of all lessons, reporting the findings to learner and parents. क्वेश्चन नंबर 13 का सभी आंसर करिएगा। जूली बोल रही हैं ए। ओके, बाकी सभी आंसर देखिए। जूली का आंसर मुझे मिल गया है, इन्होंने ए बताया है। आराधना बोल रही हैं ए। ओके, रोहित बोल रहे हैं डी। जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का सीखने के दौरान, तो हम क्या करेंगे कि उसकी वजह जानेंगे कि अगर बच्चा गलत है या चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो उसके कारण को जानने के बाद हम उसके सही मेथड अप्लाई करेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रेडिमल मेजर यानी उपचारात्मक उपाय करेंगे जो बच्चे के हित में हो, उसके लिए अच्छा हो। उस तरह के हम टीचिंग या जो भी चीज़ उसके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि लर्नर जो है वो अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट होगा आंसर वो सही होगा, कि उसके लिए उचित रीजन जानना पड़ेगा कि उसने गलती क्यों किया है, और उस गलती को देखते हुए फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक नई स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता नहीं माना जा सकता है? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करती है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। सीखना भी सीखने का एक हिस्सा है। ऐसे करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग? ओके, राम परवेश जी बोल रहे हैं +8, वेरी गुड। 14 क्वेश्चन हुए, 8 सही हुए 13 क्वेश्चन में। आगे का आंसर करिएगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट द मीडिएट बिहेवियर। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। अनलर्निंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। प्रतीक्षा का आंसर आ गया है। 13 का फर्स्ट आंसर सही था, ठीक है ना? नहीं देख पाई तो एक बार दिखा देती हूँ फिर से। उचित उपचारात्मक उपाय, एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, ठीक है ना? बच्चे के कारण पता लगा के उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सही स्ट्रेटजी को अपनाना ही होता है उपचारात्मक उपाय, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा आंसर सही हुआ था। 14 क्वेश्चन था कि सीखने की कौन सी विशेषता नहीं माना जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। केवल व्यवहार का अध्ययन ही सीखना हम कहाँ से मान सकते हैं? सीखना एक प्रक्रिया है, सभी को पता है, ये प्रोसेस है, और ये व्यवहार में मध्यस्थता करती है, मीडिएटर का काम करती है। ठीक है,
सीखना एक ऐसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, बिल्कुल सही बात है। और सीखना भी, सीखने अनलर्निंग, जो हम नहीं सीखते हैं वो कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, वो भी हमारे सीखने का एक हिस्सा है। लेकिन केवल व्यवहार का अध्ययन करना सीखना है, ये गलत होगा। ठीक है ना, सीखने के परिप्रेक्ष्य में सीखने की विशेषता जो पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, इसमें भी मिक्स आंसर आए थे, लेकिन जो था ना कि व्यवहार का अध्ययन ही केवल सीखना है, ये गलत है। है ना, केवल व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, सीखना हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर तरफ से होता है। शिक्षार्थियों का विनिमयन किसको संदर्भित करता है? सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्स टू छात्र अपने स्वयं के सीखने की निगरानी करने की उनकी क्षमता, छात्र व्यवहार के लिए नियम बनाना, छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, आत्म अनुशासन और नियंत्रण। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स refer to their ability to monitor their own learning, creating regulation for student behavior, rules and regulation made by the student body, self discipline and control. आ गया 15 का आंसर सभी का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये जो आपका मैं PYQ कर रही हूँ ना, इसमें भी आप सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हो ना, कि आपने खुद को कितना जज करते हैं, आप कितना सही कर रहे हो, है ना। और ये सबसे बेस्ट वे और सबसे अच्छा कहेंगे ना, ये चीज है कि आप खुद को देखिए कि आपने कहाँ तक कमी की है, क्या कर रहे हैं। अपनी जो भी प्रतिक्रिया है उसको निगरानी करना ही होता है स्व-विनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ये PYQ हो रहा है सिर्फ आपको, अपने आप को जानने के लिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक अच्छी है और कितनी आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, राम परवेश जी का +9 है, और जो लोग भी सही करते जा रहे हैं सभी अपने नंबर ऐड करते जाना। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा समझने के लिए शिक्षक को प्रतिबिंबित नहीं करता है? छात्रों को अपने शब्दों में एक घटाना या एक अवधारणा की व्याख्या करने के लिए कहे, छात्रों को यह समझने के लिए कहे कि उदाहरण प्रदान करना सिखाए कि कानून कैसे काम करते हैं, छात्रों को समानता और अंतर देखने और उपमाएं उत्पन्न करने में मदद करें, छात्रों को अलग-अलग तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद रखने में सक्षम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा समझने के लिए शिक्षक को प्रतिबिंबित नहीं करता है? Which of the following does not reflect teaching for understanding? Ask student to explain phenomena or a concept in their own word. Teach student to provide example to illustrate how a law work. Help students see similarity and differences and generate analogy. Enable student to memorize, isolate facts and producer. पूछ रहा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी जो चीज है वो सही नहीं है? यस, स्मिता दुबे ने जो आंसर किया है ना, बिल्कुल सही है। कि क्या करना है, इनेबल स्टूडेंट को क्या कहे, जो समझने में सक्षम नहीं है उनको हम बोले कि आप क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो। तो ये जो क्रिया है ये गलत है समझने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, हाँ, आराधना ने भी 16 का डी बोला, वेरी गुड। हाँ, 16 का जो आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, कोई बात नहीं सविता, आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, यस, मीला कुमारी बोल रही हैं 16 का डी, हाँ, डी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संकेत मिलता है कि कोई सीख नहीं ली गई। सीखना एक ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। सीखने के किसी भी चरण में भावनात्मक कारकों से सीखना प्रभावित नहीं होता है।
सीखना मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा कि अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। Which of the following statement is true about learning? ओके, माही है +13, राम परवेश जी का +10 है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस, आराधना का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। 17 का जो होगा बी, की सीखना एक ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से संतोषजनक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट द इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। जहाँ पे लर्नर संतुष्ट है सीखने से, वही लर्निंग सबसे बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका 2 होगा। 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कतिपय सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है मानव विकास का। ठीक है, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या फिर रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करिएगा। माही बोल रही हूँ, जिनका डी, मीला कुमारी डी। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। जो नहीं है मानव विकास का सिद्धांत रिवर्सिबल, हम पीछे नहीं विकास को मोड़ सकते। ठीक है, हाँ, तो 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, जूली, तेजस्विनी, स्मिता, हाँ सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। इसके लिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए, यह तय करना कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नति किया जाना चाहिए, सीखने में अंतराल का निदान और उपाय करना। To point out the error of learners, to measure the achievement of learner, to decide if a student should be promoted to the next class, to diagnose and remedy gaps in learning. मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ओके, नंबर प्लस होते जा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, प्रतीक्षा बोल रही है +14, राम परवेश +12। यस, बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने डी के लिए, बहुत अच्छा। जो इसका आंसर आया है डी, डी इज द राइट आंसर। हाँ, कि डायग्नोसिस करना, फिर उसके लिए एक अच्छे तरीका अपनाना कि किससे जो लर्नर हो हमारा अच्छे से सीख सके। बहुत अच्छा, सभी ने सही आंसर किया है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को उद्देश्य प्रदान करना है। विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर कैसे होनी चाहिए। नियमित स्कूल में होनी चाहिए, विशेष स्कूल में होनी चाहिए, स्कूल अलग से खोले जाने चाहिए, या ब्लाइंड लाइफ एसोसिएशन स्कूल होना चाहिए इनके लिए। बहुत अच्छा, सभी अपना नंबर प्लस करते जा रहे हैं। स्मिता बोल रही हैं 17 में 15, यानी 17 में आपके 15 सही हुए हैं। चलिए, ठीक है। 20 का देखिएगा, करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्स टू प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल, ओपन स्कूल, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी आंसर करिएगा। तो डिसेबल, जो बात कही गई डिसेबल लर्नर्स की, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर स्कूल में ही सबको शिक्षा का समान अधिकार है। तो जो उनके स्कूल भी प्रोवाइड कराएंगे तो वो भी हम
सभी सामान्य बच्चों के साथ उसको पढ़ाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो हमारा ए होगा। जूली ने बी किया था बट बी रॉन्ग है, ए होगा। सभी ने मैक्सिमम ए आंसर किया है, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a sign of reading difficulty among young learner? Difficulty in letter and word recognition, reading speed and fluency, understanding word and ideas, spelling consistency. यस, इंक्लूसिव एजुकेशन जो बात करता है कि सभी के लिए जो शिक्षा का अवसर हो वो समान हो और सामान्य विद्यालय में सबको दी जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा शिक्षार्थी के बीच पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है? ठीक है, कठिनाई में अक्षर और शब्द की पहचान, पढ़ने की गति और प्रवाह, शब्दों और विचारों को समझना या वर्तनी स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा और सभी आंसर करिएगा। Which of the following is not a sign of reading difficulties? कौन सा जो है जो रीडिंग डिफिकल्टी का साइन नहीं है? 21 का बोल रही हैं डी। ओके, डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पढ़ने की गति और प्रवाह। प्रवाह जो पढ़ने में जिसकी स्पीड अच्छी होगी और हर तरीके से वो अच्छा पढ़ लेगा, तो उससे क्या पता चलेगा कि वो लर्नर को पढ़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है ना? इसमें पूछा कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है ना, जो पढ़ने में कठिनाई की विशेषता नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टीज? यानी जब पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है तो वो क्या होगा? जब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम किसी भी अक्षर या शब्द को एक धारा प्रवाह में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। हाँ, प्रियंका और प्रतीक्षा ने जो आंसर किया, हाँ हाँ, माई ने भी कहा है 21 का बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, और किसी कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक शिक्षक चाहता है कि उसकी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमता प्राप्त करें। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेना सिखाएं, उन्हें तनाव का प्रबंध करना सिखाएं, विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपने साथियों से अलग कर दें या उन्हें अपनी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए चुनौती दें। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेगा। अ टीचर वांट्स टू गिफ्ट चिल्ड्रन फॉर हर क्लासेस टू अचीव देयर पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव? Teach them to enjoy non-academic activities, teach them a manage stress, segregate them from their peers for special attention, challenge them to enhance their creativity. क्वेश्चन नंबर 22 का सभी आंसर करिएगा। मैं वेट कर रही हूँ सभी के आंसर का, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप तुरंत उसी क्वेश्चन पे पूछ लिया करो सभी। ठीक है ना? स्मिता बोल रही है 22 का डी। ओके, और भी कोई बताना चाहेगा? प्रतीक्षा बोल रही है बी।
जहाँ पे सेरिग्रेशन की बात आए, सेरिग्रेट करना, अलग करना, तो ये चीजें होंगी ना तो ये गलत होंगी। कहीं भी सेरिग्रेट करना, बच्चों को अलग कर देना उनके इंटेलिजेंस पे, तो ये चीजें गलत होती हैं। और प्रतिभाशाली छात्रों को हम जो कहेंगे गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाए, बिल्कुल सही है। उसको स्ट्रेस पे क्या करें, जो भी उसको तनाव होता है पढ़ते समय, उसको भी मैनेज करना सिखाना चाहिए कि अपने स्ट्रेस पे कैसे काबू करना है। उनको रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए चुनौती भी देनी चाहिए। जो जो नहीं करना है उसे क्या करना है, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें उनके साथियों से अलग करे। तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही होता है, बताइए। ठीक है, तो 22 का सी आंसर सही होगा। हाँ, मैंने देख लिया किसने किसने सही आंसर किया है। ठीक है, तो जो आंसर होगा कि हमें सेरिग्रेट नहीं करना है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को उनकी क्वालिटी विशेषता के आधार पर उनके दोस्तों से अलग कर देना, अलग बैठा देना, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। ठीक है ना, तो उसको अलग नहीं करना है हमें। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपना काम करने में आनंद लेते हैं, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated children? जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे होते हैं, उनमें कौन सी एक विशेषता है जो नहीं है? ठीक है, आपको सही आंसर करना है। वे हमेशा सफल होते हैं, वे काम करने में आनंद लेते हैं, वो काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। यस, आराधना इज राइट। तो जो होगा, क्या होगा कि जो प्रेरित बच्चे होंगे, आप मोटिवेट हैं, इंटरनल मोटिवेट हैं, आपको किसी कार्य करने की बहुत इच्छा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी वो इच्छा है, आप इतने हाईली वो उस चीज में हैं तो आप उसमें हमेशा सफल ही हो। ठीक है ना, असफलता भी हमारे हाथ लगती है, अगर हम अपने से भी मोटिवेट हो या किसी के द्वारा मोटिवेट हो, है ना। तो वे काम करने में आनंद तो लेते हैं, जो चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको करना चाहते हैं, उसको करने में हमें संतुष्टि मिलती है, तो आनंद भी हमें आता है। काम में जो हम इंटरेस्टेड होंगे तो उस काम को अच्छी ऊर्जा से करेंगे, और चुनौतीपूर्ण कार्य करना भी पसंद होगा, यानी हमारा इंटरेस्ट बना, भले वो कार्य कितना भी हार्ड हो लेकिन हम उसको करना पसंद करेंगे। जो नहीं होगा कि अगर कार्य बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उस कार्य में सफल हो पाए। ठीक है, हाँ, इसीलिए ना कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं इजी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? Which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? असाइनमेंट देना, ओरल क्वेश्चन करना, टर्म टेस्ट करना, क्विज एंड गेम्स करना, कौन सा सही है? हाँ, यही होता है कि कभी-कभी हम क्वेश्चन लगता है बहुत इजी, हमें तो आ रहा है और हम फट से आंसर कर देते हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं माही, हम लोग के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। हमने उस क्वेश्चन का निगेटिव नहीं देखा। कभी-कभी मैंने पढ़ाने में ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन को निगेटिव समझ के आंसर कर देते हैं, है ना? हाँ, तो गलती वहीं पे हो जाती है जब हम आंसर समझते हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि उसने पॉजिटिव में पूछा है या फिर निगेटिव में पूछा है, तो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना, और जब भी आप एग्जाम दीजिए ना, तो एग्जाम में क्वेश्चंस को 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और नहीं, वर्ड भूल जाते हैं देखना। ठीक है ना, और आप लोग को पता है कि एग्जाम जो आपके ऑनलाइन होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर करिएगा। जो चीजें इंग्लिश में ना समझ में आए हिंदी में देखिए, जो हिंदी में ना समझ में आए उसको इंग्लिश में भी देखिएगा जरूर। ठीक है ना, और जो भी आपको कहता है ना, सीबीएसई जो भी बोलता है, जो इंग्लिश वर्जन रहता है उसी को सही मानता है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में भी देखते जाइएगा। चलिए, 24 का सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असाइनमेंट देना, ओरल क्वेश्चन करना, ये सब हम अपने ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम करते हैं। जो नहीं करते हैं वो टर्म टेस्ट। ठीक है, वो तो सेशन एंड में हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सबमिटिव हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेगा। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछें। समूह कार्य करने में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करें। जितना संभव हो उतने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें। उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखें जो शिक्षक पूछ सकता है। प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। किस कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर करिएगा। कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह जितना संभव हो उतने प्रश्न पूछें। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करें। जितना संभव हो उतने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें। उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखें जो शिक्षक पूछ सकता है। Learners should not be encouraged to ask as many questions as possible both inside and outside the class. ओके, आंसर आने लगा आप सभी का? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। यस, डी इज द राइट आंसर कि हमें उनको रट्टा नहीं मरवाना है क्वेश्चन का। रटने वाली चीजें कभी भी हमारे लाइफ टाइम तक नहीं चलती हैं। ठीक है, तो केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन को बोल दे कि आप रट लो, याद कर लो जो हम पूछेंगे, तो ये गलत होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है तथा उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें नष्ट करता है। आप क्या करोगे? इरफान को कभी खिलौने से खेलने नहीं दोगे, हमेशा कड़ी निगरानी रखेंगे, अपने जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और अपनी ऊर्जा को दिशा दे। उन्हें समझाए कि खिलौने नहीं तोड़े जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का। अब इरफान तो है बहुत बदमाश लड़का। अभी हम पेरेंट्स हैं, तो अगर बच्चे ने खिलौने लाके तोड़ दिए तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले झापड़ ही मारेंगे, उसके बाद फिर कुछ समझाएंगे। पर एज अ टीचर आप क्या करोगे? बहुत चीजें इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल बने हुए हैं कि जो हम नहीं करना चाहेंगे और जो हमको लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, टीचिंग में वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? कौन मानता है इस बात को? अगर खिलौने अगर वो तोड़ रहा है तो फिर तो हम तो दोबारा खिलौने लाकर देंगे ही नहीं उसको। यस, 26 का सी कर रहे हैं। चलिए, वहां पे तो जिज्ञासु स्वभाव की वजह से आप उसके ऊर्जा को दिशा को और प्रदान करेंगे। क्या घर में भी आप जो बच्चे खिलौने तोड़ेंगे तो कहेंगे लो बेटा और तोड़ो खिलौने? लेकिन टीचिंग में आपको ये सब ध्यान रखना है। अपने ऊपर टीचर को कितना धैर्य और सहनशीलता बना के रखनी है। हर चीजों को बच्चे के पॉजिटिव में सोचना, बच्चे के लिए जो अच्छा हो बस वही देखकर सोच के हमें करना है ना? हाँ बिल्कुल, हम तो मना करेंगे और जब एक बार खिलौना तोड़ा दूसरी बार खिलौना तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे? उसकी पिटाई कर देंगे। लेकिन स्कूल में हमें ये नहीं करना है, ठीक है? और जितना लिखा है इतना हर कोई फॉलो कर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें बच्चे के फेवर में देखना है, बच्चे को सिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो बच्चा करता है तू ही सही है, मैं तो गलत हूँ। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो हमारा थर्ड था। अब बच्चे ये तो बहुत कार्य करते हैं, खिलौनों को तोड़ना, जोड़ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन इज ट्रू, मे बी ट्रू, शो जेंडर बायस, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। कथन पुरुष आमतौर पे महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। सत्य है, सच हो सकता है, लिंग पूर्वाग्रह दिखाता है, बुद्धि के विभिन्न डोमेन के लिए ये सच है। 27 का सभी आंसर करिएगा। 27 का बोल रही हैं सी। ओके, हाँ, स्मिता बोल रही हैं सी, जूली बोल रही हैं सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, सभी इसमें सही ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 का देखिएगा। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक को मदद करता है। किस चीज में मदद करेगा? शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, तर्क संगत बनाना कि शिक्षार्थी क्यों सिखाया जाना चाहिए इसको, शिक्षार्थी की विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। ठीक है,
20 से ही हो गया, 23 में। ओके, स्मिता ने यानी बाद में अटेंड किया। चलिए कोई नहीं, आगे देखिएगा 28। Understanding the principle of development of a child helps a teacher in identifying the social status of learner, identify the economic background of learner, uh, rationalize why the learner out to be taught, effectively creating the different learning style of learners. एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक में मदद करता है। किस चीज में मदद करेगा? ओके, रोहित और जूली का आंसर आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही है आंसर। ये डी डी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। यस, डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है। चलिए 29 का देख लेते हैं। 29 का है, क्रिस्टीना ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए: सीखने का आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए सीखना, या फिर मूल्यांकन सीखना। Christina took her class for a field trip, and after coming back, she decided to discussed the trip with her student. It may be आंसर करेगा। क्रिस्टीना ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ले गई और वापस आने पे उन्होंने अपने छात्रों के साथ उस पर चर्चा की। ये किस रूप में संदर्भित करता है? इट मे बी कनेक्टेड एज, किया जा सकता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग फॉर असेसमेंट, या लर्निंग ऑफ असेसमेंट। मीला ने कहा ए, जूली ने बोला ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जूली और मीला। जूली को आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में देख रही हूँ। यस, ए इज द राइट आंसर। सीखने का आकलन कर रही है। ठीक है, हाँ, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और किसी तरह की डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कथन है, एक बच्चे के उचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है। असत्य है, क्योंकि भौतिक विकास किसी भी तरह के विकास के अन्य डोमेन को प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। सत्य है, क्योंकि विकास के अनुक्रम में भौतिक विकास शीर्ष स्थान पर होता है। सच है, क्योंकि भौतिक विकास विकास के अन्य डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके जूली, चलिए, वेलकम है आपका हमारे क्लास में। और मैं चाहूंगी कि आप लोग रेगुलर लाइव क्लासेस में आइए, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो भी डाउट्स हो, जो आप लोग बाद में पूछते हो या आपके दिमाग में रह जाता है ना, तो आप यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? और जिसको टाइम ना मिले वो बाद में भी देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, जैसा मैं कि आप रोज कहती हूँ कि अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है? यस, बिल्कुल सही आंसर किया है। 30 का जो होगा आंसर वो डी आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सच है, क्योंकि सभी जो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं वो सभी क्षेत्रों से हमारे जुड़े होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। और आज का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा सॉल्व होता है, 30 क्वेश्चंस। और आपको बता दूं कि ये PYQ कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत मोस्टली सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सेम रहता है, कभी कभी ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन करेगा, और किसी को किसी तरह का डाउट हो तो आप बताते चलिएगा। ठीक है ना? बॉयज सब चले गए। ओके, रोहित जी अकेले रह गए। चलिए कोई बात नहीं, बॉयज लोग सभी बाद में जुड़ जाते हैं रोहित। और आप तो शुरू से क्लास में जुड़े हैं और लास्ट तक रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
है ना? तेजस्विनी, हाँ, तेजस्विनी भी मेरे क्लास में न्यू स्टूडेंट लग रही हैं, जो अभी मुझे दिख रही हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू जूली। और सभी से यही रहेगा कि आपको किसी तरह का भी डाउट हो, आप ज़रूर पूछिए अपने क्वेश्चंस को। ठीक है? ओके मिला, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और ऐसे ही रोज़ जुड़े रहिए मेरे साथ क्लास में, और नए-नए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जहाँ तक मुझे कोशिश रहेगी, मैं जितने क्वेश्चन हो सके आप लोग को पूरे एग्ज़ाम से पहले करा दूँ। है ना? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही, और सभी अच्छा स्कोर करो, और बहुत अच्छे से स्कोर करो, है ना? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जितने मेरे से जुड़े हुए हैं, सभी बहुत अच्छा करें, और फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आपका किसी का सेकंड हो, जो भी हो, आप इस अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर दो। ओके, हाँ, स्मिता, मैं अभी आपका नाम ही लेने जा रही थी, तभी आपने मैसेज कर दिया। ओके, वेलकम है स्मिता, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नए-नए बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। है ना? तो मेरे लिए बस वही होता है कि बच्चे मेरे क्लास में आए, पढ़े, चीज़ों को समझे, सिर्फ लाइक और शेयर ना करें, चीज़ों को जाने कि हाँ, मैंने आज इस क्लास में कुछ नया सीखा, है ना? तो मेरा जो टारगेट होता है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ, ताकि मुझे इसलिए याद ना करें कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, इसलिए याद करें कि मेरी हेल्प से आपको कुछ मदद मिली और आपने अच्छा कर लिया। थैंक यू जूली, थैंक यू सो मच। और फिर हम मंडे की क्लास करेंगे। मंडे की क्लास में मैं और पीवाईक्यू कराऊँगी आप लोगों के लिए। मैक्सिमम मेरा यही है कि आपके जितने अभी तक पेपर हुए हैं सीटेट के, मैं सभी सॉल्व करा दूँ। ठीक है? तो मेरी कोशिश यही रहेगी, और कोशिश तभी मेरी जारी रहेगी जब आप लोग क्लास में आओगे और अच्छे से पूरे क्वेश्चंस अटेंड करो। ठीक? चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर लेंगे हम मंडे को क्लास। चलिए, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी अपना ध्यान रखना, और घर पे भी बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मेरी बस यही रहती है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। ओके, थैंक यू माही। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के कुछ निकले, और उसके बाद हो जाए ना, उसके बाद भी मैं आप लोग से कांटेक्ट रखना चाहती हूँ। ठीक है? चलिए, तो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।